भारत तभी सही मायने में स्वतंत्र होगा जब इसके सारे गरीब लोग मानवीय पीड़ा से मुक्त होंगे। ये कहा गया था महात्मा गांधी जी की तरफ से। ये इंडिकेट कर रहा है आपकी पॉवर्टी को, निर्धनता को। और निर्धनता क्या है, आज ये पूरे 9th क्लास की 3rd चैप्टर में हम पॉवर्टी एज अ चैलेंज में पढ़ेंगे। अब इस चैप्टर में है क्या भाई, इसमें मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है, मतलब मल्टी डायमेंशनल, बहुत तरीके की पॉवर्टी है, एक ही नहीं कि आपके पास पैसा नहीं है तो आप पुअर हैं। आज हम इस चीज को डिटेल में कवर करेंगे। अब चलते हैं अपने चैप्टर की ओर। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि यार ये पॉवर्टी और पॉवर्टी के बारे में की है क्या चीज, इसको इंट्रोड्यूस करवा देते हैं आपसे पहले। पॉवर्टी एक ऐसा चैलेंज है ना जो इंडिया सालों से फेस करते आ रहा है और इंडिया पे एक चैलेंज बन चुका है। चाइना पे भी चैलेंज था, हमारे साथी पे, पर चाइना जो है बड़ी ही रफ्तार से इससे 2014 से 15 में निकल चुका था। आज के समय पे 0.7% में यहाँ पे गरीबी है चाइना के अंदर। पर अगर इंडिया के अंदर देखा जाए तो अभी भी यहाँ पे बहुत लोग हैं जो पॉवर्टी, बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर है। सेम अगर हम कंपेयर करते हैं, हम चाइना को भूल के हम पाकिस्तान से कंपेयर करने लग जाते हैं, जबकि हमें ध्यान क्या देना चाहिए, जहां पे डेवलपमेंट होती जा रही है उसको ध्यान में, उसको केंद्र में रखना चाहिए। अब यहाँ पे अराउंड 270 मिलियन पीपल जो है 2011 से 12 तक के रेशियो में बिलो द पॉवर्टी लाइन थे, यानी कि पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के अंदर थे। एवरी 4th इंडियन इज पुअर। इंडिया हैज द लार्जेस्ट कंसेंट्रेशन ऑफ द पुअर इन द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा कंसेंट्रेशन जो है ना इंडिया में भी, वो भी इंडिया एक सबसे बड़ा नेशन है जहां पे गरीबी पाई जा रही है। अब अगर इस चैप्टर में मैं आपको एक बात बताऊं, ये पुअर क्या है, राइट? अब अगर इस चैप्टर में मैं आपको बताऊं कि पुअर कौन है, पॉवर्टी लाइन क्या है और पॉवर्टी को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, तो देखिए पॉवर्टी है क्या। पॉवर्टी आपका एक ऐसा मिनिमम अमाउंट है, मतलब कि एक ऐसा मिनिमम अमाउंट है जो बताता है कि एक व्यक्ति गरीब है या नहीं है। अब इसी को मैं और डिफाइन करूं तो ऐसी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स, बेसिक नीड्स। क्या होती है बेसिक नीड्स? भाई मैंने कहा रोटी कपड़ा मकान, तो रोटी कपड़ा और मकान क्या है, आपकी बेसिक नीड है। पर आज के समय में ये तो हो गया चलो पुराने जमाने के सोचने और समझने का तरीका। आज के समय में पॉवर्टी क्या है, आज के समय की पॉवर्टी है मल्टी डायमेंशनल। मतलब आप अगर हेल्थ को एक्सेस नहीं ले पा रहे हो, आप गरीब हैं, ठीक है। आप अगर एजुकेटेड नहीं है, एजुकेशन प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो भी आप गरीब हैं। ये सारी चीजें आज के समय में पॉवर्टी के अंदर आती हैं। अब बात आती है मैम पॉवर्टी तो चलो ठीक है समझ में आ गया, ये पॉवर्टी लाइन क्या है? देखो यार पॉवर्टी लाइन क्या है, एक ऐसी आपकी रेखा जहां पे आपकी मिनिमम नीड्स जो है उसको सेट कर दिया। चाहे आप इसमें ले लो इनकम, चाहे ले लो कंजम्पशन, मतलब कि या तो आय ले लो या उपभोग ले लो, दोनों चीजें जो हैं यहां पे सेट कर दी गई। अगर एक व्यक्ति इस लाइन तक भी, मतलब एक अनुमानित लाइन तक भी चीजें नहीं ले पा रहा है, तो उसको कहेंगे पुअर। इसके नीचे जो भी आएगा उसको कह देंगे बिलो द पॉवर्टी लाइन पर्सन, बिलो द पॉवर्टी लाइन, ठीक है। अब बात आती है कि मैम ये सब तो चलो ठीक है, ये कैसे पॉवर्टी और डिफाइन करेंगे आप? देखो भाई ह्यूमन जो है ना काफी तरीके की पॉवर्टी फेस कर रहे हैं। इंडिया में जो कि डेवलपिंग नेशन है, यहाँ पे सबसे ज्यादा चैलेंज आते जा रहे हैं। तो अभी हम इसको थोड़ा स्टोरी के माध्यम से ना समझेंगे। अच्छा तो मैं स्टोरी बोलूं तो स्टोरी किसकी स्टोरी सुनाऊं मैं आपको? देखिए यहाँ पे आपकी एक स्टोरी है एक रामचरण की, जो कि अर्बन मतलब शहरी गरीबी से जूझ रहे हैं। अब कैसे भाई, रामचरण जो है ना वो रांची झारखंड के रहने वाले हैं, ठीक है। अब वो डेली वेज वर्कर है जो फ्लोर मिल में काम करते हैं। अब फ्लोर मिल में काम करने वाला इंसान, उसकी फैमिली जो है 6 लोगों की भरपूर फैमिली है। फ्लोर मिल में वो कितना ही कमा लेता होगा। अब यहां पे उन्होंने एक रूम जो है, एक मतलब कि एक छत जो है किराए पे वहां पे ली भी हुई है, ठीक है। टेम्परेरी वहां पे रह रहे हैं। मंथली इनकम उनकी मुश्किल से 2600 रुपए है, और जिसके अंदर उनके सारा परिवार जो है, मतलब सारा परिवार उसी में है। एक सोल ब्रेड अर्नर है वो, ठीक है। ना कोई एजुकेशन है, ना कोई हेल्थ केयर है, ना जो बच्चे हैं वो कोई स्वस्थ और हष्ट पुष्ट है, वो लोग कुपोषित है। ये थी रामचरण की स्टोरी, जिससे पता चलता है कि गरीबी इसे कहते हैं जो शहरी गरीबी है। आज भी हमारे शहर में भी बहुत से ऐसे कोने हैं
जहां पे दबी हुई गरीबी है, लोग उस पर फोकस नहीं कर पा रही, सरकार भी उस पर नहीं जा पा रही। फिर आती है रूरल पॉवर्टी, मतलब कि ग्रामीण गरीबी। ग्रामीण क्षेत्र में जब हम पॉवर्टी निर्धनता की बात करेंगे तो यहाँ पे एक स्टोरी है लाखा सिंह जी की। अब ये लाखा सिंह जी जो है मेरठ यूपी से है। ये मेरठ यूपी में एक लैंडलेस लेबर है जिनकी खुद की जमीन नहीं है, दूसरे की जमीन पर वो बुआई करते हैं और बाद में मतलब कुछ अगर ना मिले तो और जॉब्स भी करते हैं, जैसे कहीं पे कोई बोरा उठाने का काम हुआ है, कुछ भी हुआ, घर चलाने के लिए ये सब करना पड़ता है। पेड इन दी काइंड, और जरूरी नहीं है उनको पैसा ही मिलता है, बहुत बार बार्टर सिस्टम की तरह, मतलब एक चीज से दूसरी चीज का सौदा कर लेना। चावल आपके पास है, आपको चीनी चाहिए, आपने बदले में चीजें एक्सचेंज कर ली, उस तरीके से भी यहाँ पे काम चलता है। और इनको भी ऐसे ही अनाज मिल गया, चावल मिल गए, चीनी मिल गई, ऐसे ही कोई काइंड में चीजें भी दे देता है, जैसे वेजिटेबल्स दे दिए, ग्रेन्स दे दिए, गेहूं दे दिया, ठीक है, रादर देन मनी, पैसे को ना देते हुए। भाई यहाँ पे इनके पेरेंट्स हैं इनके साथ जो कि ट्यूबरक्लोसिस से इफेक्टेड है। अब यहाँ पे कोई एक्सेस नहीं है उनके पास मेडिसिन की, कि इंसान पहले ही पैसा ही नहीं मिल रहा है तो वो यहाँ पे हेल्थ पे कैसे पैसा लगा पाएगा अपने माँ बाप के। नेवर अटेंडेड स्कूल, कभी भी उन्होंने कोई स्कूल अटेंड नहीं किया। और जो ये सोप, तेल, ऐसी हमारे लिए आज के लिए आम जो चीजें हैं वो उनके लिए लग्जरी आइटम्स में आती है। यहाँ पे ये है पॉवर्टी, इसे कहते हैं पुअर। यही आपका हिंदी में दिया हुआ है। अब यहाँ पे है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो है एक समस्या किस लिए है, ये सोचने वाली बात है। अब समस्या क्यों है ये, जब हम बात करेंगे ना इसकी, तो यहाँ पे ट्रेडिशनल जो पुराना व्यू था, जैसे मैंने बताया कि आय और खाना, मतलब कि एक पैसा नहीं है और एक मुंह में खाने के लिए निवाला नहीं है तो आप गरीब माने जाओगे। पर आज के समय में, मॉडर्न जमाने में, क्या क्या चीजें, अगर आप पढ़े लिखे नहीं है आपको गरीब में कंसीडर कर लिया जाएगा। अगर आप माल न्यूट्रिशन, मतलब कि कुपोषित है, तो आप भी गरीबी में आएंगे क्योंकि आप हेल्थ केयर की सर्विसेज नहीं ले पा रहे हैं। लैक ऑफ सेफ एंड ड्रिंकिंग वाटर, साफ पानी, स्वच्छ पानी अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है, आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, आप गरीबी में कंसीडर हो रहे हैं। सैनिटाइजेशन, स्वच्छता नहीं है तो भी गरीबी में इंक्लूड होंगे। जॉब इनसिक्योरिटी, कि आपकी जॉब अनस्टेबल है, इनफॉर्मल सेक्टर में यही होता है, जैसे झाड़ी पे मजदूर होते हैं, इनकी कोई भी एक जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है। अब ये कंसेप्ट किस लिए इंपॉर्टेंट है, एक तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे आती है एक वर्ड की, जिसे कहते हैं सोशल एक्सक्लूजन, समाज से अलग कर देना। यहाँ पे सिस्टमैटिक एक डिनायल था कि भाई लोग जो है ना कैटेगरी वाइज कास्टिज्म को लेके, बहुत से अदर वेज को लेकर लोगों को सेपरेट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के थ्रू लोगों को इक्वल एक्सेस नहीं मिल पाती चीजों की, तो लोग क्या होते हैं, स्ट्रीमलाइन पे आने की जगह पिछड़ जाते हैं, और यहां से होती है गरीबी की स्टार्टिंग। ठीक है, फिर वनरेबिलिटी, वनरेबिलिटी में क्या होता है कि भाई यहाँ पे ज्यादा रिस्क होता है कम्युनिटीज का, जो कि बहुत ही ऐसी कम्युनिटीज है जिन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा या फिर जिन्हें दबाया जा रहा था। शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स है आपकी, ठीक है, और यहाँ पे जैसे विडोज है, पहले के जमाने में बहुत सारे ऑब्लिगेशन लगा दिए जाते थे, इनको बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस में भी रहना पड़ता था। या फिर आपके डिसेबल्ड है, जो लोग जो है किसी भी चीज से डिसेबल है, किसी भी अपने शरीर के अंग से, उनको भी क्या कर दिया जाता था, कॉर्नर कर दिया जाता था, जिसके कारण वो पॉवर्टी में बंध के रह जाते थे। अब बात आती है पॉवर्टी लाइन जो है ग्लोबल पर्सपेक्टिव इसका क्या है। देखिए, इंडिया के अगर हम नॉर्म्स की बात करें ना 2011 से 12 की, तो यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में कहा गया जो भी इंसान, ठीक है, जो भी व्यक्ति 816 रुपए प्रतिमाह कमा रहा है तो वो गरीबी में कंसीडर नहीं होगा। इससे कम कमा रहा है तो वो गरीब है, ठीक है। अर्बन एरियाज में 1000 से कम कमा रहा है वह गरीब है। कैलोरीज की बात की गई, खाने की बात की गई, क्योंकि ट्रेडिशनल व्यू क्या कहता था, एक तो इनकम देख लो और दूसरा आप उपभोग मतलब कंजम्पशन देख लो, है ना। तो यहां कहा गया कैलोरीज देख लो। कैलोरीज में अगर ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरीज एक इंसान ले पा रहा है तो वो गरीबी नहीं होगी, और उससे कम है तो वो गरीब माना जाएगा। और अर्बन एरियाज में 2100 अगर प्रतिदिन एक व्यक्ति कंज्यूम कर रहा है तो वो गरीब नहीं होगा, उससे कम है तो वो भी गरीबी में कंसीडर किया जाएगा।
अब यहाँ पे एक बात चल के आती है कि मैम जितने भी एक्टर है एक्ट्रेसेस है वो सारे के सारे तो 1800 के 1000 भी पूरी पूरी कैलोरीज नहीं लेते हैं, और वो लोग तो अपनी डाइट पे ध्यान देते हैं, क्या वो लोग भी गरीब है? बेटे नहीं, उसको गरीब नहीं कहा जाएगा, वो अलग एक क्राइटेरिया में आ गया क्योंकि उनकी इनकम जो है वो काफी हाई है। ठीक है, अब ग्लोबल नॉर्म्स क्या कहते हैं, मतलब विश्व के स्तर पे जो चीजें कही गई है वो क्या है? पहले था कि कम से कम अगर $1 जो है वो प्रतिदिन मतलब कि उसके अनुसार कमा पा रहे हैं तो इसका मतलब वो गरीब नहीं है। अब कह दिया गया है $1.5 से अगर नीचे कमा रहे हैं वो लोग गरीब माने जाएंगे। ठीक है, अब है NSSO। ये NSSO क्या करता है? ये कंडक्ट करता है सारे सर्वे को हर 5 साल में पॉवर्टी एस्टिमेट्स निकालने के लिए। ठीक है, अगर कभी भी पूछा जाएगा कौन एस्टिमेट करता है पॉवर्टी के लिए तो आपका आंसर क्या आएगा? NSSO। ये इंडिया के लिए है। ठीक है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। अब डाटा की थोड़ी बात कर लेते हैं कि क्या ट्रेंड चल रहे थे। देखिए ट्रेंड जो थे पॉवर्टी में डाटा के अकॉर्डिंग 1993 से 2012 के दिए गए हैं, क्योंकि हम एनसीईआरटी लेके चल रहे हैं, एनसीईआरटी के ही ट्रेंड को देखेंगे। यहां पे 1993 से 1994 में रूरल एरियाज में आपको दिखाया गया है कि भाई किस तरीके से पॉवर्टी के ट्रेंड थे, अर्बन एरियाज में कितने थे। अब ये चीज ही आगे आते आते आपकी घटनी शुरू हुई, 25.70 पे हुई, जो कि आपकी ग्रामीण क्षेत्रों में हुई, अर्बन एरियाज में 13.70 हुई। ये आंकड़े आपको दिए गए हैं गवर्नमेंट के डाटा को देखकर। यहीं पे की फैक्ट्स बताए गए हैं आपको 2004 से 5 में, 2011 से 12 के लिए इंडिया सो एन एवरेज एनुअल डिक्लाइन ऑफ 2.2 परसेंटेज पॉइंट्स इन दी पॉवर्टी। कि पॉवर्टी में, निर्धनता में एकदम से घटाव देखा गया कि लोग जो है बिना तो पॉवर्टी लाइन से उभर के आ रहे हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, उनके बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं, उनको हेल्थ की सर्विसेज मिल रही है, तो वो लोग जो है पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ रहे हैं, अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज कर रहे हैं। अब बात आती है वनरेबल ग्रुप्स की, और हम लोग ऐसे क्या सहायता कर सकते हैं कि जो लोग वनरेबल ग्रुप्स में हैं उन लोगों को भी पुश मिले, उन लोगों को भी बढ़ावा मिले और वो लोग भी स्ट्रीमलाइन पर आए। तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात हुई यहाँ पे कि भाई शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है, ठीक है, वो 48% जो है बिलो द पॉवर्टी लाइन में है ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर। यहाँ पे शेड्यूल्ड कास्ट जो है 43% है पूरी की पूरी इन टोटल। अब यहाँ पे आया लैंडलेस लेबर, जिनके पास खुद की जमीनें नहीं है, वो सारे एग्रीकल्चरल लेबर्स जो है 50% है, 50% उनमें से गरीब है। अर्बन कैजुअल वर्कर्स जो है 47% वो गरीब है। अर्बन कैजुअल वर्कर्स मतलब जो कहीं पे भी आराम से काम मतलब पकड़ लेते हैं, छोड़ देते हैं, ये कैजुअल वर्कर्स। पुअरेस्ट ऑफ द पुअर वुमेन, गर्ल, चिल्ड्रन एंड एल्डरली। क्यों? वुमेन जो है अभी हमारी सोसाइटी जो है इंडिया हाल फिलहाल में भी पेट्रियार्कल ही मानी जाती है। यहाँ पे लड़कियों को पढ़ाई से रोक दिया जाता है, घर से बाहर निकलने से रोक दिया जाता है, तो जॉब करने के लिए कहाँ तक पहुंचेंगे। ठीक है, इसमें एक चीज यहाँ इन लोगों ने इंक्लूड नहीं की, इसमें एक और आएगा सेक्शन जो है ट्रांसजेंडर। ठीक है, ये भी वनरेबल में और पुअरेस्ट ऑफ द पुअर में ही कंसीडर होंगे। वुमेन्स को, गर्ल्स को, छोटे छोटे बच्चों को, चलो बच्चों का और एल्डरली का समझ में आता है, उनको केयर की बहुत जरूरत है, पर यहाँ पे वुमेन और गर्ल्स का जो सेक्शन आता है यहाँ पे वो खुद से एम्पावर हो सकती है। अब आती है बात आपके केसेस की, तो पहला केस लेते हैं तमिलनाडु का शिवारमन का। ठीक है, एग्रीकल्चर वर्कर है, एक अर्न करते हैं ये 50 रुपए प्रतिदिन, 5 से 6 महीने जो है इनको एक ईयर में काम मिल जाता है। वाइफ जो है पेड हाफ ऑफ हिज वेजेस फॉर द सेम वर्क। पर क्यों? जब सेम काम कर रही है, सेम चीज पर जा रही है, सेम ही आपका पूरा अपना इनपुट दे रही है, तो उनको क्यों आधा यहाँ पे वेज रेट मिलता है? क्वेश्चन अराइजेस। वही आई वनरेबिलिटी की बात। ठीक है, गर्ल्स डू नॉट गो टू द स्कूल ड्यू टू द मैरिज कॉस्ट, कि अगर उनकी पढ़ाई पर पैसा लगा दिया तो उनकी शादी के लिए पैसा कैसे जोड़ा जाएगा? मैरिज कॉस्ट में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने की शुरुआत हो जाती है और लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाता। मदर इज इल, सिस्टर इज अ बर्डन, साइकिल ऑफ द निग्लेक्ट एंड द पॉवर्टी। माँ बीमार है, बहन जो है बहन को बर्डन समझा जा रहा है, तो ये सारी की सारी पॉवर्टी की एक पूरी साइकिल है, नेग्लिजेंस की एक पूरी साइकिल है जो कि बार बार रिपीट होती है अगर उस चीज से आप ना निकलवाओ, कि पढ़ाई की तरफ अपने एक सेक्शन को, मतलब एक जो फीमेल का सेक्शन है उसको आप पुश ना दो।
फिर आपकी बात आती है इंटरस्टेट डिस्पैरिटीज की। इंटरस्टेट डिस्पैरिटीज क्या है? हर एक स्टेट की अलग अलग तरीके से यहाँ पे बताई जा रही है कि कैसे पोवर्टी यहाँ पे है। कि भाई अगर मैं बात करूं हाईएस्ट पोवर्टी की, सबसे ज्यादा पोवर्टी जो हाई पोवर्टी है 2011 से 12 की बात करूं तो वो पाई गई थी उड़ीसा के अंदर 37.6% पे, बिहार में पाई गई 33.7% पे। अगर एनसीईआरटी को कंसीडर करके पढ़ाई कर रहे हैं तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा पुअर स्टेट कौन सी देखी गई थी? उड़ीसा, ना कि बिहार। ठीक है, फिर एमपी था, यूपी था, तब जाके असम था। सबसे कम पोवर्टी वाली जगह यानी कि स्टेट आपकी कौन सी थी? वो थी आपकी केरला। यहाँ की लिटरेसी रेट भी सबसे ज्यादा है। फिर पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, जम्मू एंड कश्मीर। पंजाब और हरियाणा का अगर मैं आपको एक सिनेरियो दूं ना तो यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद बहुत सी चीजों में काफी सुधार हो चुका है। यहाँ पे आपके की इनिशिएटिव्स क्या हुए कि भाई केरला में ह्यूमन डेवलपमेंट पे फोकस किया गया, जैसे जापान में भी किया जा रहा है, पढ़ाई पे बहुत फोकस किया गया। वेस्ट बंगाल में लैंड रिफॉर्म्स लाए गए जिसके कारण चीजों में सुधार आ गया। तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से लोग जो खाने को नहीं था, कंजम्पशन लेवल एक ट्रेडिशनल व्यू माना जा रहा था पॉवर्टी का, उससे उन लोगों को निकाल दिया गया। पंजाब, हरियाणा ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर आए जिसके कारण यहां पे निर्धनता से ऊपर उठने में बहुत सहायता मिली। अब बात आती है ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो की। तो देखिए मैंने कहा था हमेशा हम अपने पड़ोसी देशों से कंपेयर करते हैं, पर कंपेयर हम उसी से कर रहे हैं जो हमसे ज्यादा नीचे है। हम उससे नहीं देखना चाहते जो हमसे ऊपर उठ चुका है। अगर हम चाइना को देखें, ठीक है, चाइना की बात करें तो यहाँ पे 85% पे थी 1981 में। पॉवर्टी इतनी ज्यादा थी यहाँ पे, 6% पे लेकर आ गए यहाँ पे 2011 के अंदर। 6%, मात्र 6%। कहां पे? कि ह्यूमन रिसोर्स में, ह्यूमंस के अंदर डेवलपमेंट में उन लोगों ने पैसा लगाया। ठीक है, उसमें इन्वेस्टमेंट की। मैंने कहा था ना ह्यूमन रिसोर्स इन्वेस्टमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर हमने पढ़ा था कि भाई एक है आप लोग फिजिकल चीजों में पैसा लगा लो, दूसरा है आप लोग इंसान में पूंजी लगाओ। ठीक है, फिर आती है बात साउथ एशिया की। तो साउथ एशिया में इन टोटल 61% पे थी। ठीक है, अब जाके 36% पे स्लोअर डिक्लाइन देखा जा रहा है, धीरे धीरे करके पॉवर्टी कम होती जा रही है। सब सहारन अफ्रीका की बात करें ना तो यहाँ पे अभी तक पॉवर्टी बहुत ज्यादा है। अब अफ्रीकन नेशंस की बात करें 51% थी जो कि अभी भी 47% है। आप बहुत सी चीजों में देखते होंगे, काफी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी जो है उनको सहायता देती है। यूनेस्को हुआ, मतलब यूएनडीपी हुआ, या फिर अदर चीजें हुई, उनको बहुत सहायता देती है। कभी पानी नहीं है, कभी खाने को खाना नहीं है, तो वहां से उनको पहुंचाया जाता है। लेटिन अमेरिकन की बात करें तो लेटिन अमेरिका में 11% से कम होकर 6.4% पे आपकी पॉवर्टी जो है आ चुकी है, निर्धनता जो आ चुकी है। यही चीज आपकी हिंदी में यहाँ पे दी हुई है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि भाई पॉवर्टी के कारण क्या है, व्हाट आर दी कॉजेस फॉर द पॉवर्टी। अगर हिस्टोरिकल की बात करूं, पहले क्यों थे? देखिए ब्रिटिश का पूरा एक राज जो था, उस शासन ने बहुत सी चीजें कमजोर कर दी, लोगों का खुद का कमाने का जरिया छीन लिया गया, तो यहाँ पे पॉवर्टी नहीं तो और क्या आती? तो हिस्टोरिकल है ब्रिटिश पॉलिसी। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो इंडस्ट्रीज को उल्टा प्रोत्साहित नहीं किया गया, वो है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूं, देखो कोई भी चीज का आंसर करेंगे किस तरीके से करते हैं? पॉइंट्स बनाते हैं। हिस्ट्री पे जाओ, इकोनॉमिक्स पैसे पे जाओ, ज्योग्राफिकल पे जाओ, डेमोग्राफिक पे जाओ, और सोशल फैक्टर्स पे चले जाओ। ये 4-5 आपके बढ़िया पॉइंट बन जाते हैं कभी भी आंसर राइटिंग करेंगे आप तो। डेमोग्राफिक फैक्टर्स में पॉपुलेशन जो है वहां पे एकदम से बढ़ जाना कहीं पे भी, तो वो पॉवर्टी साफ साफ इंडिकेट करता है। ठीक है, अगर आपके घर में एक बच्चा है, आप उसकी पढ़ाई में बहुत अच्छा इन्वेस्ट करोगे, अगर वहीं पे आपके 5-6 बच्चे हैं तो वही कॉस्ट आपकी 5-6 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। इनइक्वालिटी, जब असमानता यहां पे दिखाई देती है, अनइक्वल लैंड रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन, कहीं पे 1-2 लोग तो बहुत ही रईस हैं, यहाँ पे लोग हैं जिनके पास खुद का लैंड भी नहीं है, किराए पे रह रहे हैं, किराए पे ही काम, मतलब कि दूसरे के खेतों में जाके काम कर रहे हैं, तो ये सब इनइक्वालिटी का एक इंडिकेटर है। सोशल फैक्टर्स की बात करूं, जो सोशल फैक्टर सामाजिक हमारे एक तौर तरीके चले आ रहे हैं, जैसे डॉरी हुआ, दहेज प्रथा हुई, उसके लिए पैसे इकट्ठा करो, बच्चों को पढ़ाओ मत, ठीक है, लड़कियों को रहने दो, ये उल्टे सुल्टे रिचुअल्स हुए आपके, और यहाँ पे इनडेप्टनेस हुई, जो बार बार आप कर्ज में डूबते चले जाते हैं इन्हीं चीजों की वजह से। ये सारे क्या है? पॉवर्टी के इंडिकेटर्स है, निर्धनता के इंडिकेटर्स हैं आपके।
यही चीज आपकी हिंदी में भी दी हुई है, सामाजिक कारण क्या है, ऐतिहासिक क्या है, आर्थिक क्या है और जनसंख्याकी क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आते हैं एंटी पॉवर्टी मेजर्स की। हमारे इंडिया में हम क्या कर सकते हैं कि लोग जो है गरीबी से बाहर आ सके, तो हम लोग क्या कर सकते हैं उसके लिए। देखिए, एंटी पॉवर्टी मेजर्स में गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स है। कौन कौन सी स्कीम है? एमजी नरेगा 2005 में से लॉन्च किया गया था। ठीक है, अब ये क्या कहती है, 100 दिन के लिए वेजेस जो है वो देगी और एम्प्लॉयमेंट देगी। कोई भी ऐसे काम नहीं देगी, अनस्किल्ड वर्क देती है, जैसे गड्ढा खुदवा दिया, कुछ ऐसी काम करवा दिए। ठीक है, ये होता है एमजी नरेगा में काम। फिर है प्रधानमंत्री रोजगार योजना, जहां पे 1993 में शुरू की गई थी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर द यूथ, कि सब लोग अपने खुद से काम शुरू करें, दूसरे की जॉब का वेट ना करें। इसी तरीके से यहाँ पे अदर स्कीम्स आपको दी हुई है। ठीक है, ये सारी स्कीम्स किस लिए थी? ताकि लोगों को गरीबी से बाहर निकाला जा सके। अभी भी यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे लिए चैलेंज है। अगर मैं बात करूं एब्सोल्यूट पॉवर्टी की, तो भाई एब्सोल्यूट पॉवर्टी तो हमने देखा कि भाई रिड्यूस हो रही है, पर रिलेटिव पॉवर्टी कंपेयर करें तो भाई अभी तक वो समानता मतलब वहीं पे टिकी हुई है। किस पे फोकस करना है? एक तो एजुकेशन पे, एक हेल्थ केयर पे सबसे पहले फोकस करिए। हेल्थ अच्छी है, एजुकेशन मिल रही है, तो इंसान खुद ही अपने आप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज कर लेता है। फिर है जेंडर इक्वालिटी, समानता होनी चाहिए हर एक जेंडर में, मेल फीमेल ट्रांस सारे जेंडर्स में समानता होनी चाहिए, सभी को फुल एक्सेस और इंक्लूजन मिलना चाहिए। फिर आता है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां पे आपको ग्रामीण क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की और वहां पे उसको रिपेयर करवाने की काफी जरूरत है, ताकि स्ट्रीमलाइन हो सके, अर्बन एरिया से कनेक्टिविटी अच्छी हो सके। फिर है मॉनिटरिंग एंड ट्रांसपेरेंसी, हर चीज को मॉनिटर करना, हर चीज में पारदर्शिता रखना बहुत ही जरूरी है, ताकि लोग भी आप पे विश्वास कर सके, गवर्नमेंट पे लोग विश्वास कर सके। फिर है कंसेप्ट है जो ह्यूमन पॉवर्टी का ना यार, वो इनकम से काफी आगे जाता है। उसमें क्या बोला गया है? देखिए, आपकी जो खुद की एक इज्जत है, खुद की एक आपकी आत्मसम्मान है, डिग्निटी है, उसके बारे में बात की गई है। सिक्योरिटी के बारे में बात की गई है। एजुकेशन जो सबसे ज्यादा बड़ी नींव रखता है, उसकी बात की गई है। और फ्रीडम फ्रॉम द डिस्क्रिमिनेशन, जब ये सब चीजों से हम लोग डील करना सीख जाएंगे ना, तो यहाँ पे पॉवर्टी बहुत हद तक खत्म हो चुकी होगी। जैसे ही ये सारी चीजों में फोकस चले जाएगा, पॉवर्टी आपकी यहीं पर आधी से ज्यादा समाप्त आपको दिखनी शुरू हो जाएगी। अब हम चैप्टर के उस दौर पे हैं जहां पे आपको रिकैप देखना है, और रिकैप किस तरीके से देखेंगे? क्वेश्चन अपने आप से करेंगे और अपने आप से आंसर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपने पूरा चैप्टर अब पढ़ लिया है। तो क्वेश्चंस क्या क्या हैं? जिस तरीके से मैं कहती हूँ, व्हाट इज द वल्नरेबिलिटी एंड सोशल एक्सक्लूजन। ठीक है, व्हाई डू द पॉवर्टी लाइन वेरी अक्रॉस द नेशन, हर एक नेशन से कैसे डिफरेंशिएट कर रही है। फिर है हाउ डज द इंटरजेनरेशनल पॉवर्टी सस्टेन इनइक्वालिटी। लास्ट क्वेश्चन है सजेस्ट द पॉलिसी स्टेप्स टू टैकल द रूरल वर्सेस द अर्बन पॉवर्टी। अब ये सारे क्वेश्चंस अगर आप दे पाएंगे तो इसका मतलब है आपको चैप्टर बहुत आसानी से समझ आ चुका है। अगर नहीं आया है, आप फिर से इसको रिपीट करके देखेंगे और इन क्वेश्चंस के आंसर पहले अपने दिमाग में बनाने की प्रयास करेंगे, उसके बाद लिखने की शुरुआत करेंगे। ठीक है, हमने बताया था किस तरीके से पॉइंटर्स के थ्रू आपको बनाना है। आप उसमें फैक्टर्स ले सकते हो। ठीक है, फैक्टर्स में हिस्टोरिकल हो गया आपका, इकोनॉमिक हो गया आपका, सोशल हो गया आपका, डेमोग्राफिक हो गया, अगर ज्योग्राफिकल भी कोई आपके पास है तो आप उसको भी डाल सकते हैं। यही चीज आपकी हिंदी में है और यहाँ पे समाप्त होता है हमारा लेक्चर। थैंक यू फॉर एंजॉइंग योर क्लास। अगले लेक्चर में मैं चाहती हूँ आप लोग इस सारे क्वेश्चंस के आंसर करके आए और ये सारी चीजें आप रिवाइज करें।